तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए, इसकी चर्चा मैंने तब की थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैथमेटिकल टूल्स के अंदर इंटीग्रेशन। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन की मदद से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो मैं आपको कॉन्सेप्ट आज जाके सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर y कोई फिजिकल क्वांटिटी है, y कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो x का फंक्शन है, यानी x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर y की हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो एवरेज वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। इसको ऐसा लिखो, या नहीं तो ये जो y है, y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, ये तो तब की बात है जब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्या हो, अगर y x का फंक्शन नहीं हो, किसी और का फंक्शन हो। जैसे मान लो अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, यानी y कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो t का फंक्शन है, और हमको अगर y की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसको ऐसा लिखो, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो y है इसके जगह पर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और लिमिट्स भी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, हम लिमिट्स भी पुटअप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ dx है तो लिमिट्स x1 से x2 तक, यहाँ भी dx है तो लिमिट्स x1 से x2 तक। ठीक है, अच्छा यहाँ dt है तो लिमिट t1 से t2 तक, यहाँ भी dt है तो लिमिट t1 से t2 तक। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x का मतलब मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ जब मैंने बोला कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका मतलब क्या है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ y इज़ इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t। तो यहाँ y किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है ना, और यहाँ y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके ये वाला पेज कॉपी डाउन कर लें। और देखो, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आएगा। अभी जब इसके हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, पहले तो आप ये कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे चल के मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका और ज़्यादा फर्दर एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों, अगर मान लो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है या एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए हम अपने जो फॉर्मूला है, जो अभी हमने यहाँ सीखा, इस फॉर्मूला को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी या तो फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। वेलोसिटी किसका फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल v इज़ इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और हमको वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, और ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, t1 से t2, t1 से t2, है ना। लिमिट मैं नहीं लिख रहा, आप लिमिट तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और अगर वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी फंक्शन हो गया मान लो
दूरी का, यानी वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया। तो अगर इस केस में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ी तो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ dx है तो x की लिमिट पुट करेंगे x1 से x2, x1 से x2, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, लगे हाथ इसका एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमको ये क्वेश्चन दिया है कि वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब मान लो ये वाला फंक्शन ले लो, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और उसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। उसने हमको बोला है मान लो कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, और कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू सपोज़ 4 सेकेंड तक, ठीक है। भाई इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच में वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन हमको यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे, कुछ नहीं, बस हमको फॉर्मूला लिख देना है कि v एवरेज इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन v dt। अब देखो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन v dt, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन v के जगह पर 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये पूरा का पूरा v हो गया, तो इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट्स हम लास्ट में पुट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dt जाके इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दो टर्म्स होंगे, दोनों टर्म्स में इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, और ये अंदर होगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस यहाँ 3 बाहर हो गया, अंदर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट्स क्या होंगी यहाँ पे dt है, सब जगह dt है, तो dt यानी टाइम की लिमिट्स पुट करेंगे। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 सेकेंड तक है, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइम 0 से 4 पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी टाइम 0 से 4 पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी टाइम 0 से 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब t का पावर 1 है। अब इंटीग्रेशन तो आपको बेसिक आ ही चुका है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, t का पावर 2+1 अपॉन 2+1 है ना, यानी t क्यूब बाई 3 अपॉन यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डिस्टेंस, t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट दे देता हूँ, लिमिट्स पुटअप कर देता हूँ मैं। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स हमारी है 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो अगले पेज में आपको दिखाता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ v एवरेज जो हो जाएगा ऊपर होगा 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या है, ये वाला टर्म, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन नीचे में डियर स्टूडेंट्स ये देखो ये क्या है, 4 माइनस 0, ठीक है। तो पहले t के जगह पर 4 पुट करेंगे, फिर t के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 4 4 16 और ये प्लस हो जाएगा 64 अपॉन 4, इस तरह से हो जाएगा डिस्टेंस। और ये हो गया 64 70 और 80 अपॉन 4 विच इज़ नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में हमको दिया हुआ है तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, हाँ जी, अगर मान लो यहाँ जो ये जो वेलोसिटी है ये अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो फिर हमारा जो आंसर है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बस हमें एक फंक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एक फंक्शन चाहिए। उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके
हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें फंक्शन चाहिए और हमें लिमिट्स चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम की लिमिट्स हमको दी हुई थी, तो हमें लिमिट्स चाहिए और फंक्शन चाहिए। तो फिर हम वो फंक्शन को पुटअप करके हमारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इस बात को आप ध्यान दें। बेसिकली जब हम यहाँ लिखते हैं, आप ये फॉर्मूला देखें डिस्टेंस, यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन वी डी टी, तो ये बेसिकली है क्या, चलो मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूँ। पहले डिस्टेंस आप इस पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे। तो उम्मीद है आपने ये पेज कॉपी कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये पेज भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलो मैं आपको ये समझा रहा था कि बेसिकली हमें हासिल क्या हो रहा है यहाँ। तो अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला को मैं उठा के वापस से लिख रहा हूँ वी एवरेज के लिए। तो हमने देखा कि वी एवरेज यहाँ पे क्या हो रहा है, वी एवरेज हो रहा है इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल टाइम, है ना। वही तो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है, मतलब यही रेशियो तो हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म, ये वाला टर्म, और ये जो टर्म है वो होना चाहिए टोटल टाइम वाला टर्म। और वही है भी, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी किस ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। इंटीग्रेट करके एक्चुअली ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला टर्म है, दिस टर्म इज़ नथिंग बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमको क्या दे रहा है, जो कि हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। टोटल मतलब जहाँ से जहाँ तक के लिए भी तुम निकालो, वहाँ से वहाँ तक का तुमको टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एक्चुअली। और ये इंटीग्रेशन डी टी हमें क्या दे रहा है, ये तो हमें डायरेक्टली जो है वो टोटल टाइम दे रहा है, क्योंकि हम सारे टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टोटल टाइम मिल रहा है हमें। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या तो तुम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट अप कर दो अगर मालूम है तो, और अगर नहीं मालूम है तो फिर इस तरह से हम इंटीग्रेशन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी आधार पे हम एवरेज एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी के दो फार्मूला मैंने लिख के दिखाया आपको, एक जब वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो और एक जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन के भी एवरेज एक्सेलरेशन के भी मैं आपको दो फार्मूला लिख के दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। पहले अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, आप पॉज करके ये पार्ट कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, दूरी का फंक्शन हो जाए, या चलो मैं टाइम के फंक्शन के टर्म्स में बताता हूँ। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो जाए, जैसे कि मान लो a इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, ऐसा हो जाए, तो अभी एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो उस केस में एक्सेलरेशन की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन a dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। और यहाँ जो आपको a दिख रहा है इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आपको ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है ना। अच्छा, और ये तो एक फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन जब एक्सेलरेशन जब टाइम का फंक्शन हो उसके हिसाब से। और अब दूसरा देखते हैं कि जब एक्सेलरेशन पोजीशन का, दूरी का फंक्शन हो, तो उस केस में अगर एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ डी एक्स है तो एक्स की लिमिट पुट करेंगे, और यहाँ टाइम है तो टाइम की लिमिट्स पुट करेंगे, और यहाँ एक्स की लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, यही सिंपल सी बात है। और इसी तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और यहाँ पीछे हमने देखा आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो,
अब तक क्या हो रहा था कि हम अब तक जो एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकाल रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि बॉडी ट्रैवल कर रही थी एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, और या तो डियर स्टूडेंट्स टाइम या सेम रहा है ना, और वेलोसिटीज़ अलग अलग रही है ना। वेलोसिटी अलग है तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग है तो यहाँ पर सेम टाइम में दूरी अलग अलग हो सकती है, मतलब ये दूरी अलग हो सकती है और ये दूरी अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में अगर वेलोसिटीज़ डिफरेंट है तो दूरी डिफरेंट होगी ना। मान लो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी तो सेम टाइम में दूरी कम ट्रैवल करेगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये दूरी ज़्यादा है, और अगर ये वेलोसिटी कम है तो उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस कम होगा। एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि इस केस में हमने जब एवरेज वेलोसिटी निकाला था तो हमने कैसे निकाला था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमने बोला था x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम इज़ t1 प्लस t2 विच इज़ 2t, और x1 को ही हमने क्या लिखा था? v1 इंटू टी, और x2 को v2 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी इंटू टाइम, और नीचे 2t कर दिया था और ये t कैंसिल कर दिया था, तो हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ला दिया था v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये सब हम क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही थी एक गिवन टाइम तक, मतलब एक गिवन टाइम के लिए यहाँ पे वेलोसिटी की कांस्टेंट वैल्यू रही, और फिर चेंज होकर दूसरे टाइम के लिए भी वेलोसिटी की कांस्टेंट वैल्यू रही। यानी कुछ देर तक वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहा है ना। लेकिन क्या हो कि अगर वेलोसिटी लगातार चेंज होता रहे, क्या हो अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर मिली सेकंड पे वेलोसिटी बदल जा रही है, तो उस केस में एवरेज अगर निकालने के लिए बोला जाए, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए, तो फिर तो ये फार्मूला काम नहीं आएगा आपको। उस केस में फिर आपको काम आएगा डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला, यानी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। ये जो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला ये कब काम आएगा आपको? जब कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही हो, है ना, या तो लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, या बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, ऐसा लगातार, तो फिर उस फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बेहतर होता है कि हम इंटीग्रेशन का अप्रोच अपनाएं। तो उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी, और प्रॉब्लम्स भी आगे लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स, और आपको मैं समझाऊंगा। पहले आप ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताई हैं, ये आप कॉपी डाउन कर लेंगे। तो बच्चों, ये बिगिनर्स बॉक्स 3 जो मैंने आपको दिया था उसके हम सवाल देख रहे हैं। तो इसमें बिगिनर्स बॉक्स 3 में 3 सवाल हैं। इसमें से हम सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहते हैं। पहला सवाल कहता है कि अ पार्टिकल moves on a circular path of radius 5 meter with constant speed 5 meter per second. Find average acceleration when it completes half revolution। ठीक है, तो पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, तो पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, यानी पाथ उसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ है उसका, ठीक है, और एक सेमी सर्कल के अबाउट वो घूम रहा है। मतलब हाफ रिवॉल्यूशन मतलब एक सेमी सर्कल ना, यानी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोई भी एक सेंस हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे। मान लो डियर स्टूडेंट्स, पहले वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मान लो, तो वो मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जो उसकी वेलोसिटी थी, मतलब उसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पे भी उसकी स्पीड क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस 5 मीटर है, तो मतलब ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। और हमें एवरेज एक्सेलरेशन का पता लगाना है। अब जहाँ पर घी सीधी उंगली से निकल जाए वहाँ उंगली टेढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन के भी हमारा काम हो जाएगा, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा हम एवरेज एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला है वो लगाएंगे, और वो जनरल फार्मूला क्या कहता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी, है ना, टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है।
तो चलो हम डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। v2 क्या है हमारा, तो वो लिखता हूँ मैं v2 यानी फाइनल वेलोसिटी, वो ये है। और इसको इसको मैं v2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ v1। तो v2 को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, तो वो मैं नीचे यहीं लिख के दिखा देता हूँ आपको। v2 जो है वेक्टर फॉर्म में हम बोल सकते हैं -5 j मीटर पर सेकेंड, और v1 को हम वेक्टर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, +5 j मीटर पर सेकेंड। दोनों को j के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी y एक्सिस के अलॉन्ग है और ये भी y एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अगर वो x एक्सिस के अलॉन्ग होते तो i कैप के टर्म्स पे लिखते, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैंने v1 और v2 को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब यही वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे फॉर्मूला में। v2 माइनस v1 यानी -5 j माइनस v1 क्या है, +5 j, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, अब टाइम टेकन मतलब ये हाफ रिवोल्यूशन बोल रहा है, वो हाफ रिवोल्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम लगा, तो ये जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है, इस टाइम की जगह पर मैं लिखूँगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आधा सर्कल यानी 2πr का आधा, यानी सिंपली πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, 5 है। तो ये हो गया टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अब डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये -5j यानी ये हो जाएगा -10j अपॉन पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, आर 5 है और नीचे भी 5 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देयरफॉर हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा -10 j अपॉन पाई। अब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ये वेक्टर फॉर्म में आई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वेक्टर साइन दे देता हूँ, यहाँ भी वेक्टर साइन दे देता हूँ। लेकिन अगर हमें इस एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हमें सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोलेगा तो फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, जो कि होगा 10/π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। समझ आई डियर स्टूडेंट्स आपको किस तरह से किया हमने, सो नाइस, सो इजी ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये पेज कॉपी डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ A, B एंड C आर। A, B और C की वैल्यूज़ भी हमको दी हुई हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड SI यूनिट्स आर यूज्ड, ठीक है, सब कुछ SI यूनिट में। क्या क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी पहले तो फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 5। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 5। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा और टाइम और ABC तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत इजी है, पहले 2 पार्ट तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अगर बाई चांस आपसे नहीं हो पाता है तो आप मुझे पूछें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग से सॉल्व करके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस है आखिरी के 2 पार्ट्स, यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, ये भी 0 से 5 सेकंड तक के लिए निकालना है और ये भी 0 से 5 सेकंड तक के लिए निकालना है। तो सीधा हम कूद जाते हैं उसके ऊपर, एवरेज वेलोसिटी पे पहले कूद जाते हैं। तो पार्ट C को हम पहले एनालाइज करते हैं। तो पार्ट C मैं सॉल्व कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने बताया था आपको कि हमें अगर एक कोई फंक्शन दिया रहे और लिमिट्स दी रहे तो फिर हम आराम से जो एवरेज वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, उसका संकेत क्या है, उसका संकेत ये है कि एक फंक्शन हो और लिमिट्स हो, तो फिर हम आराम से वहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, पहले तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो देखते हैं।
तो क्योंकि यहाँ टाइम का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, ये पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और टाइम की लिमिट्स पुट कर देंगे, जो कि हमको टाइम की लिमिट दी हुई भी है ना। बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन वी डी टी, तो वी चाहिए होगा हमें उसके लिए, तो उसके लिए पहले वी हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलो वी पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये x हमको दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो v मिलेगा। तो हमको पता है v इज इक्वल टू वॉट, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब ये इन तीनों के पास जाएगा तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, ये होगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस ये b बाहर निकल गया, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा, और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये तो 2t हो जाएगा, तो 280 लिख दूँ अच्छे से इसको। और यहाँ क्या होगा, ये डी टी हट जाएगा तो ये सिंपली b बचेगा, 280 प्लस b, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा v आ गया। और इसी v की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर वाले इक्वेशन में, यानी इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 280 प्लस b इंटू डी टी, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम की लिमिट कहाँ से, 0 से 5 तक, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये डी टी जाके इन दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म्स बनेंगे इंटीग्रेशन के बाद। कांस्टेंट बाहर निकाल के लिखता हूँ, 2a बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1 dt प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा dt, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई हो बात। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद की चीज़ मैं लिखता हूँ, तो वो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये 2a एज इट इज़ होगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस b, और ये dt का इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, b इंटू टी। अभी लिमिट्स ही पुट करना बाकी है, याद रखना। और नीचे इंटीग्रेशन dt का t हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे लिमिट्स क्या क्या है, 0 से 5 तक है टाइम की लिमिट, तो 0 से 5 और ये भी 0 से 5, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले t के जगह पर 5 पुट करेंगे, फिर t के जगह पर 0 पुट करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाला टर्म तो 2a है, और 2a के बाद, अच्छा 2a मत लिखो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो वो सिंपली a हो जाएगा। तो मैं वापस से उसको लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली a हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर है 0 से 5 तक, और उसके बाद वाला टर्म क्या है, b प्लस b है, t है ये 0 से 5 तक, और नीचे में t है 0 से 5 तक, ठीक है। अब पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 5 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a प्लस 5b अपॉन 5 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो ये 5 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 5a प्लस b, ये आया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट 5a प्लस b। अब हमको a और b की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू -2 है, 7 एंड -2। तो यहाँ पुट करते हैं 7 और ये -2 पुट किया मैंने, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनेगा इसके बाद, 35, यानी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 35 - 2 विच इज़ नथिंग बट 33 मीटर पर सेकेंड। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे हमने एवरेज वेलोसिटी अल्टीमेटली यहाँ पे फाइंड आउट
कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो। पॉज करके पहले आप ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। और उसके बाद पॉज करके आप ये पेज भी कॉपी डाउन कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब अभी हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया। आपने देखा कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आई, 33 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, ये जो पार्ट सी हमने अभी सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो वो भी मेथड आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। एंड टोटल टाइम कैसे मिलेगा, T2 माइनस T1 कर दो, तुमको टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमको पता लगानी है। x2 x1 और T2 T1 की वैल्यूज़ अगर हमें मिल जाए तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेट्स सी हाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, T1 T2 तो हमें पता ही है, वो वैल्यूज़ मैं अलग से आपको लिख देता हूँ। T1 जो है वो क्या है, 0 है, और T2 क्या है, T2 5 है। ठीक है, अब x2 x1 चाहिए, तो x1 क्या होगा, तो जब टाइम T1 पे x1 क्या होगा। अभी देखो, x का जनरल इक्वेशन हमें पता है ना, वो मैं लिखता हूँ पहले। x का जनरल इक्वेशन क्या है, AT² प्लस BT प्लस C। अब यहाँ पे मैं टाइम 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और x1 सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, C। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे हमको दी हुई है 5, तो यानी x1 क्या हो गया 5। और x2 हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x2 अगर हम लिखें तो फिर से इस इक्वेशन में क्या पुट करना पड़ेगा, इस बार 5 पुट करना पड़ेगा। 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25A प्लस 5B प्लस C। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 25 टाइम्स A यानी 25 इंटू 7, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स B यानी 5 इंटू -2 प्लस C इज़ व्हाट 5। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 175 प्लस 5 इज़ 180, और 180 में से 10 माइनस कर दो तो हो जाएगा 170, यानी देयरफॉर x2 की वैल्यू आ जाएगी 170। ठीक है, ये आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। और x1 की वैल्यू क्या आ गई 5। चलो ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x2 इज़ 170, x1 इज़ 5 अपॉन T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 165 अपॉन 5। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 1 ज़ा 5 और ये 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 33 मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो वही वैल्यू है ना जो हमने यहाँ निकाली थी। देखो यहाँ भी 33 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 33 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। देखा जैसे दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इस पेज को भी कॉपी डाउन कर लेंगे, मेथड 2 बोल के ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर मैं आखिरी पार्ट आपको बताऊंगा, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन, उस पर भी हम आएंगे। पहले आप ये कॉपी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि ये जो इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है, पार्ट डी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने वाला पार्ट, ये आप ख़ुद से ट्राई करें एक बार। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करें, देखें आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। और मैं चाहूँगा कि जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आप ख़ुद से ट्राई करें और देखें आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेथड तो मैंने आपको बता दिया, सारे फार्मूला बता दिए।
आप खुद से ट्राई करें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करें। और अगर आपसे बाई चांस नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड